हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इकोनॉमी में नेगेटिव सेंटिमेंट के बीचों बीच आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ गए हैं, जिनसे हर सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच पहले एक अहम खबर जान लीजिए। कोरोना संकट पे कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कहां निवेश करें, इन सभी सवालों पर आगे हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जान लीजिए, कोरोना संकट के दौरान आपने जो ईएमआई टाली थी, उसके ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। आज सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने वाली है। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। लोगों की नौकरियां गई हैं और तनख्वाह कम हुई है। ऐसे में लोगों ने घर कर्ज, उद्योग धंधे के कर्ज और कार लोन की किश्त टाल दी। सरकार ने 31 अगस्त तक किश्त टालने की मोहलत दी थी, जिसे मोरेटोरियम कहा जाता है। लेकिन आपने जितनी ईएमआई टाली है उसको चुकाएंगे, तो जितनी किश्त नहीं दी है उस पर भी बैंक ब्याज लेने वाले हैं। ब्याज पर ब्याज लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जोरदार बहस चल रही है। कर्जदारों के वकील राजीव दत्ता ने बैंकों को मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज वसूलने के लिए कटघरे में खड़ा किया। दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि लोग परेशान हैं, लेकिन बैंक ब्याज पर ब्याज वसूलने में जुटे हैं। दत्ता ने कहा कि बैंक स्थगित ईएमआई के ब्याज पर नया ब्याज लगाकर कोरोना से फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों की इस कारस्तानी को रिजर्व बैंक शह दे रहा है। कोरोना संकट की मार रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ी है। रियल एस्टेट कंपनियों के वकील आर्यमान सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ब्याज लिया भी जाना है तो उसकी दर कम होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए जिस दर पर बैंक अपने यहाँ जमा खाता रखने वालों को ब्याज देते हैं। पावर सेक्टर के वकील केवी विश्वनाथन और शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन के वकील रंजीत कुमार ने जोरदार दलील दी। विश्वनाथन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बैंकों से कहे कि मुनाफा छोड़ दे। पावर सेक्टर की मांग में बहुत कमी आई है। बैंक हर सेक्टर के साथ बैठकर ऐसा हल निकाले जिससे दोनों का नुकसान न हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन के वकील रंजीत कुमार ने कहा, आरबीआई गवर्नर खुद कह चुके हैं कि हर सेक्टर की स्थिति खराब है। जब बार थिएटर नहीं चल रहे तो उन्हें कमाई कहां से होगी। हर सेक्टर के लिए अलग अलग राहत दी जाए। मोरेटोरियम के मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि शुरू में ये जरूरी माना गया कि लोगों को लोन के भुगतान में राहत दी जाए। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए हर सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की उपेक्षा कर अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इन सभी दलीलों के मद्देनजर आज फैसला सुना सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक के सूत्रों के हवाले से ये अटकलें भी हैं कि मोरेटोरियम की अवधि को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है। नए परंपरागत तरीके आमदनी के बदल रहे हैं, बचत के तरीके भी बदल रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। वैल्यू रिसर्च के सीईओ आर्थिक विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, अब करें तो करें क्या? सब कुछ तो बदल गया है। हाँ, आपके पास करने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत करना है वो बहुत जरूरी है। अगर आज तक आपने कभी निवेश का या बचत का प्लान नहीं किया था तो करना जरूरी है। अगर आपने कोई इमरजेंसी फंड बनाया था, लग रहा था और इस आधार पे कि आपका बुरे समय में वो काम आएगा, तो उसका स्केल कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज में तो बदलाव होगा। आपको देखना होगा कि आपकी नौकरी का आउटलुक क्या है, क्या आपकी नौकरी जा सकती है, क्या आपकी आमदनी कम हो सकती है नौकरी बचाते हुए, या आप अपनी नौकरी से निश्चिंत हैं। लेकिन इस पूरी अनिश्चितता के दौर में लोगों के लिए ये विचार करने का, और इसके अलावा अगर आप देखें कि आपके जो खर्चे का जो सारा फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह बदल गया है। क्या क्या जरूरी है, क्या क्या गैर जरूरी, क्या जरूरी नहीं है आपका खर्चा, इसका डेफिनेशन बदल गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बदला हुआ जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आपके पास कुछ खास करने को नहीं है। अपने इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसको दोबारा एक बार रिविजिट कीजिए, क्योंकि बहुत लोग बिना ज्यादा सोचे समझे लोग ये सब कुछ किया करते थे। मार्च के महीने में आपको टैक्स बचत के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, बारीकी से देखा नहीं कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, प्रीमियम क्या मिलता है, पूरे परिवार के लिए नहीं है। लेकिन जो आपके लंबे समय का जो प्लान है, जो आपको अपने बुढ़ापे के लिए, अगर आपके पास समय है, आप अपने एक्यूमुलेशन फेज में, कोई भी व्यक्ति 2 ही फेज में होता है, या तो पैसा कमा रहा होता है या अपने बचत किए हुए कमाई से वो आमदनी डिराइव कर रहा होता है। उसके लिए तो विकल्प बहुत कम है, और वहां पे स्थिति आपके साथ, उनके साथ बहुत सहानुभूति हो सकती है, लेकिन आप उनकी कुछ खास मदद नहीं कर सकते।
जी। ब्याज दरों में कमी आई है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन बिल्कुल जो शुरुआती दौर है उसमें आप काफी कुछ कर सकते हैं और उसमें जी लंबे समय धीरेन्द्र का जी, प्लान आपका आम आदमी की गड़बड़ भाषा नहीं में होना और प्रिस्क्राइब होगा अगर मैं पूछूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो लोग जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टूरिज्म से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, पता नहीं ये सब रिकवरी कब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हर रोज नौकरियां जा रही है, खासतौर पर ये सेक्टर्स, वो लोग जो नौकरियां खो रहे हैं, इससे जुड़े हुए थे, उनके पास क्या दूसरे विकल्प हैं? कहाँ जाएं तो नौकरियां कहाँ मिलेंगी? नहीं, उनके लिए विकल्प बड़े कम है और ये तो उनके लिए तो सबसे बड़ा भरोसा होप है और होप बहुत अच्छा प्लान नहीं होता है। आप आशा पे नहीं भरोसा कर सकते। तो उनके लिए तो आपके पास दो ही तरीका है, एक तो आप अपने खर्चे कम कीजिए और आमदनी बढ़ाने का, या आमदनी अगर खत्म हो गया तो किसी तरह से शुरुआत करने की कोशिश कीजिए और वहां पे लोगों को जो फ्लेक्सिबल है, जो अपने आप में बदलाव ला सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट में शेफ थे, क्या आप खाना बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप व्हाट्सएप पे अपने कम्युनिटी में आप ये खबर स्प्रेड कर सकते हैं? लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो बदला हुआ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। खर्चा कम करना तो लेकिन कुछ आमदनी तो चाहिए। क्या आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप अपना कारोबार ही बदल दें? क्या दूसरा कोई स्किल है? क्या आप कम स्किल से अपने स्किल को आप इनहांस कर सकते हैं जी। क्या आपके घर परिवार, और यहाँ पे मुझे लगता है कि फैमिली नेटवर्क और इन चीजों का बड़ा लोगों को असर दिख रहा होगा, कि बड़ी जरूरत लग रही होगी, क्योंकि अभी हम जिस तरह का न्यूक्लियर फैमिली और डिसइंटीग्रेशन देख रहे थे, यहाँ पे वो फॉल बैक, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो परिवार ही आपका इमरजेंसी फंड होगा, फॉल बैक होगा। जी धीरेन्द्र जी, चूंकि आप आर्थिक मामलों के जानकार, आप बेहतर बता पाएंगे। कल भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और आम लोगों के लिए सहूलियत क्या हो सकती है, बेहतर निवेश के मौके क्या हो सकते हैं, इस पर बात हो रही थी। तो आपने कहा था गोल्ड को अब सेफ बेट नहीं मान सकते, रियल एस्टेट भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, बहुत तरीके के लोग लुभावने एड्स आते हैं कि आप उसमें निवेश कीजिए, पैसा बचाइए, लेकिन अंत में वो भी ये बताना नहीं भूलता दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी हाँ, कोई भी निवेश अगर आप सिक्योरिटी देखें तो उसका दूसरा पहलू रिस्क है। अब और बिना किसी रिस्क के अगर आपको रिस्क फ्री कोई चीज चाहिए तो आपको खास रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन आपको देखना है कि आप उस रिस्क को किस तरह से आप कैलिब्रेट करके मेजर्ड तरीके से आप ले सकते हैं। ये जो मेजर्ड तरीके से रिस्क लेने का तरीका है वो कई है। एक तो कि आप धीरे धीरे पैसा लगाए। अभी मुझे लगता है लोगों की दूसरी समस्या है कि लोग बहुत ही एंग्शियस हो गए। उन्हें लग रहा है कि बाजार से भाग जाना चाहिए क्योंकि बाजार बढ़ा हुआ है और इकोनॉमी डूब रहा है, या इकोनॉमी के बारे में उम्मीद है कि वो वहां और गिरावट दिखेगी और नंबर्स आएंगे, जीडीपी का नंबर आया, ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। तो लोगों को बड़ा डिस्कनेक्ट लग रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है ऐसे समय में लोगों के लिए इक्विटी में नहीं लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। कैसे लगाएं ये बड़ा जरूरी है। आज के दिन बहुत सारे निवेशक और बहुत सारे सटोरिये, इनमें अंतर नहीं रह गया। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो निवेश कर रहे हैं, क्योंकि निवेश करना बड़ा आसान हो गया है। ये काफी बारीकी से निवेश करने का जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, संभल के लगाइए, धीरे धीरे लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए और एक साथ मत लगाइए, और ये बाजार को टाइमिंग ना करें। सबसे बढ़िया समय था अगर आप डूबे हुए बाजार में लगा पाते, लेकिन उस समय लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब बाजार चल रहा होता है तब लोगों के लिए, जब आसानी से बाजार रोज रोज बढ़ रहा होता है जैसे आजकल, तो लोग बड़े आसानी से लगाते हैं। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं कि लगाना क्या है, कितने समय के लिए लगाना है। तो मुझे लगता है 4-5 नियम का अगर लोग पालन करें तो उन्हें कम समस्या होगी, वो बड़ी निश्चिंतता से और उनके फायदे के लिए निवेश होगा। एक तो कि आपके लंबे समय का ही पैसा होना चाहिए। अगर आप 3 महीने के बाद जिस पैसे की जरूरत है अगर उस पैसे को लगाए तो आपको हमेशा ये आप उत्सुक रहेंगे और आपको नुकसान होगा। दूसरा, आप डाइवर्सिफाई कीजिए और जो भी पैसा उसको एक साथ न लगाए। और चौथा चीज जो कि जरूरी है कि अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 6 साल के लिए लगा रहे हैं, एक तो निश्चिंत रहिए कि वो पैसा उसके पहले जरूरत नहीं है। दूसरा कि जब उस पैसे की जरूरत हो तो आखिरी दिन तक वेट न करें। जब आप धीरे धीरे लगाते हैं तो धीरे धीरे जरूरत के पहले उस पैसे को निकालना भी जरूरी है। बहुत सारे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पैसा आपका नेगोशिएबल है, कौन सा पैसा नहीं है। अगर आपको मकान खरीदना था तो वो 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है। बच्चे के पढ़ाई के लिए जो पैसा है वो आपको एक खास तारीख को एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, वो नॉन नेगोशिएबल है। लोगों को इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस पैसे को किस तरह से लगाना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। और ये सब चीजें आपके वश में है।
लोग को कोशिश कर रहे हैं उन चीजों को गेस करने के लिए जो आपके वश में नहीं है, और वहां पे लोग विवश हो जाते हैं। जब विदेशी बाजार में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट का क्या हो रहा है, ये कोरोना बढ़ेगा कब घटेगा, कंपनियों की कब ये नॉर्मलिटी होगा, लॉकडाउन का असर कब खत्म होगा, इन चीजों पे हमारा कोई असर नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा था उस पे आपका पूरा वश चलता है, आप उसको आप पूरी तरह से प्लान कर सकते हैं और तभी आप निश्चिंत हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार थे। तो इनकी सलाह मानेंगे तो आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे, और लगभग हम कोशिश करेंगे कि गिरती हुई जीडीपी के बीच हम आपको सही सलाह धीरेन्द्र कुमार जी की मदद से आप तक पहुंचा सके, आसान भाषा में पहुंचा सके।